हाँ, अगला टॉपिक हम ले रहे हैं सम अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। पुराने जो कुछ मॉडल्स लोगों ने बनाए थे वो मॉडल कैसे थे एटम के। अभी तक देखिए हम क्या पढ़ चुके हैं, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। ठीक है, ये सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं और जब हमको ये पता चल गया कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं तो फिर अब ज़रूरत है कि वो पार्टिकल कहाँ होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, वो रहते कहाँ कहाँ हैं और एटम का डिज़ाइन कैसा बनाते हैं। समझ रहे हैं, एक एटम कैसा दिखता है, उसके अंदर जो पार्टिकल ढूंढे जा चुके हैं अभी तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, वो पार्टिकल कहाँ कहाँ रहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन, सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है एटम के अंदर, एटम का शेप कैसा होता है, उसका डिज़ाइन कैसा होता है, उसका साइज़ कैसा होता है। समझ गए। अब इसकी ज़रूरत है तो लोगों ने अलग अलग डिस्कवरीज करनी शुरू कर दी, थीसिस लिखने शुरू कर दिए, रिसर्च करने शुरू कर दिए और अपनी अपनी थ्योरी को प्रपोज करना शुरू कर दिया कि एटम ऐसा होता होगा, उसके अंदर के पार्टिकल ऐसे ऐसे रहते होंगे। ठीक है, उसी में से कुछ थ्योरीज हम आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं, दो थ्योरीज, जिसमें से पहला हम ले रहे हैं थॉमसन का। जे थॉमसन, नाम याद है जे थॉमसन का? कौन है ये आदमी, याद करो। जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी तो वही विलियम क्रूक्स के ट्यूब को लेके, डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के, अलग अलग गैस भर के, अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड लगा लगा के इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या दिया था, रेशियो। वेरी गुड, किसका? चार्ज टू मास रेशियो, जे थॉमसन ने बताया था। अब जे थॉमसन ने जब चार्ज टू मास रेशियो बताया तो बड़ा खुश हुए। आप सोचे भाई मैं तो अब इस फील्ड में आ ही गया हूँ तो चलो एटम का स्ट्रक्चर भी प्रपोज किए दे रहा हूँ। तो एटम का स्ट्रक्चर भी उन्होंने प्रपोज किया। जे थॉमसन वो आदमी है जिसने सबसे पहली बार ये प्रूव करके दिखाया कि गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। हालांकि ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, पहले मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर्स में कि माइकल फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि गैस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है जब हम प्रेशर को बहुत कम कर दें और वोल्टेज को बहुत बढ़ा दें, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर दें, अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम कर दें वैक्यूम पंप से बाहर निकाल के, तो गैस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। लेकिन पहली बार थ्योरेटिकली किसी ने प्रूव किया तो वो किसने किया? जे थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और चार्ज टू मास रेशियो निकाल के दिखाया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा ठीक है, आई गई बात, चली गई। उनको गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के थ्योरी की वजह से, जो उन्होंने थ्योरी बनाया था, एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया। किसको दिया गया? नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा ऑनर है, समझ रहे हैं। तो उनको इस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला कि आप पहले आदमी हो जिसने क्या बताया है कि गैसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। हम तो जान रहे हैं कि कंडक्टर बस में चलती है, तार में, मेटल्स में, लेकिन गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, बोलने बस से नहीं, आपने करके दिखाया है एक्सपेरिमेंट में। इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में। कब दिया गया? 1906 में दिया गया। ये समझ में आया? ओके, ये इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थॉमसन का, जे थॉमसन। ओके, जे थॉमसन ने जब अपने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, वो उन्होंने प्रपोज किया था 1898 में, 1898। लेकिन सम रेफरेंस बुक में मैंने देखा कि वो डेट है 1904। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको 1898 मिलेगा, 1898, और रेफरेंस बुक में देखोगे तो 1904। अब आप जानो, वो जाने और भगवान जाने ये कब प्रपोज किया था। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी को मान लेता हूँ, 1898 ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप 1904 भी मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बुक्स में 1904 है। ठीक है, सो जे थॉमसन डिस्कवर्ड 1898 में ले लेता हूं मैं, 1904 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले हम इनके मॉडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए अभी तक क्या पता चल चुका है, ये कौन सा जमाना है, अभी न्यूट्रॉन नहीं खोजा गया है। सिर्फ कितने सब एटॉमिक पार्टिकल मिले हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कब मिला था, डेट बताओगे कोई? 1879, विलियम क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट। डेट याद रखिए, इससे बड़ी पकड़ मिलती है हमको साइंस में। समझ रहे हैं कब क्या हुआ, कैसे हुआ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1879। 79 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 79, 79 कि 89? 79। ठीक है, 1879 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी विलियम क्रूक्स ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई? 1886 में। ठीक है, गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। और ये कौन सा टाइम आ गया? 1898। बड़ी जल्दी मची है
2 सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे जा चुके हैं, चलो नाम लिखाना है, हिस्ट्री में अमर होना है, क्या बना दो, एटम का स्ट्रक्चर बता दो कि ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, 1932 में क्या खोजा गया बाद में चल के, न्यूट्रॉन। वो अभी नहीं आया ना, 1932 में कैडविक ने रिसर्च करके बताया था। ओके, तो अब एटम का स्ट्रक्चर बताना था। हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल थे इस टाइम पर? 2, एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन। हमको मालूम था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। हमको मालूम था प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। दोनों के चार्ज हमको मालूम थे, दोनों का मास हमको मालूम था, और हमको ये भी मालूम था कि एक तरह का चार्ज दूसरी तरह के चार्ज को अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस को रिपल करता है, माइनस माइनस को रिपल करता है। ये सब भी हम जान रहे थे। अब जरूरत थी एटम बनाने का, एटम का स्ट्रक्चर बताने का, और ये भी हमको मालूम था कि ओवरऑल एटम का चार्ज कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। समझ आया? तो ये आदमी बड़ा चालाक था, इसने बोला देखो ये है एटम, क्या है ये? हाँ, एटम ऐसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, समझे? बोलो समझे? समझे। ठीक, ये है एटम, एटम का स्ट्रक्चर स्फीयर, जैसे फुटबॉल स्फीयर। ठीक है, अब प्रोटॉन होता है, कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन में? पॉजिटिव चार्ज। वो जो पॉजिटिव चार्ज है, और हम ये भी जान रहे थे कि एक एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अभी खोजा नहीं गया है कि हम ये डाउट करें कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना मास तो आता है, इसका डबल कैसे आ जाता है, तो कुछ और होगा। ये डाउट करने वाला अभी बाद में पैदा होगा, है ना? ये पैदा हो चुका है, अभी खेल कूद रहा है कैडविक, है ना भाई? 1932 में जाके एक्सपेरिमेंट करने वाला है कैडविक, अभी क्या चल रहा है? तो जाहिर सी बात है अभी वो कितने साल पीछे है? 34 साल पीछे है ना? 34 साल पीछे है, मतलब अभी वो छोटा है ना? गिल्ली डंडा खेल रहा है, समझ रहे? समझ रहे? नाक वाक पोंछ रहा होगा, अभी चलना सीख रहा होगा, वो बाद में डिस्कवरी होने वाली है। अभी इस टाइम पर हमको नहीं पता कि न्यूट्रॉन भी होता है, सिर्फ 2 पार्टिकल है। हम ये जान रहे हैं कि एक एटम का मास प्रोटॉन के मास की वजह से होता है। तो ये रहा भैया, देखो हैवी सा एटम, तो इसी का मास प्रोटॉन का मास होना चाहिए। तो भैया इसी में कहीं प्रोटॉन समाओ। तो हमने बोला देखो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन होता है, वो पॉजिटिव चार्ज ये पूरा ऐसे बिखरा रहता है। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया होगा समझ में। क्या बोल रहे हैं? एक एटम का मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन का मास ही एटम का मास है ना। तो ये लो, मैं आपके सामने एटम रख रहा हूं, मास कहाँ है? तो आंसर है पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही तो है जगह जगह, खोखला थोड़ी ना है, ये पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ कैसे? जैसे कलिंदर खाते हो आप लोग, क्या बोलते हैं? वाटरमेलन। और क्या बोलते हैं उसको? तरबूज। हाँ, तरबूज बोलते हैं हम लोग, कलिंदरा बोलते हैं, कलिंदर। तो वो बार बार निकलता रहता है मदर टंग की वजह से। तो तरबूज आप लोग खाते हैं? खाते हैं कि नहीं? तरबूज हम आपको दें तो आपको हल्का लगेगा कि भारी लगेगा? क्योंकि अंदर से खोखला रहता है कि भरा रहता है, पूरा पूरा स्पेस उसका वॉल्यूम जो है अंदर से भरा रहता है, भारी रहता है। तो उसका मास कहाँ है बताइए? हर जगह है, हर जगह। पूरी तरबूज के अंदर उसका मास है ना, हर जगह लोकेटेड है। तो यही है भैया, तरबूज है ये, मास कहाँ? तो यही तो है मास, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन। इसलिए उसने बोला कि यही प्रोटॉन है जो डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ। तो ये जो पूरा तरबूज बना, इसका चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव। और ये पूरा ऐसे चारों तरफ, जैसे वो लाल लाल रहता है ना वाटरमेलन के अंदर, लाल हिस्सा जितना दिखता है आपको वो क्या है? प्रोटॉन। पूरा उसका मास वही ना बनाता है मास। समझे कि नहीं समझे? लाल मटेरियल जो आप खाते हो कि नहीं खाते हो? सफेद वाला खाते हो? लाल वाला? हाँ जी। तो ये वही लाल मटेरियल है जो पूरा ऐसे बिखरा हुआ है, यही मास बनाता है। ठीक है, ठीक। ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा स्फीयर, पूरा तरबूज ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी पूरा मास यही है, बिखरा हुआ है, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे तरबूज में लाल मटेरियल रहता है पूरा अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, वो मास बनाता है तरबूज का, उसी तरह से ये भी है। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है जी? और इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो इसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए, ऐसी जगह इलेक्ट्रॉन रखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बीच बीच में ना, जैसे वाटरमेलन के बीज होते हैं, सीड्स, कहाँ रहते हैं? एक जगह पे रहते हैं कि जगह जगह अलग अलग, कहीं कहीं रैंडमली रहते हैं? रैंडमली अलग अलग जगह पे रहते हैं, एक जगह तो नहीं स्थायी रहते ना कि बीच ही में उसका बीज मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं। वो तो हर जगह रहता है, पूरी मास में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। उन्होंने कहा बस जैसे वाटरमेलन की सीड्स होती है ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये अलग अलग जगह ऐसे रैंडमली पड़े रहते हैं। ये समझे?
समझे कि नहीं समझे? ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडमली पड़े रहते हैं, ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े हैं, नेगेटिव चार्ज। समझ आया? तो ये जो नेगेटिव चार्ज हमने बनाया ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग जगह, ठीक। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता होगा, जो भी मास होता होगा, इलेक्ट्रॉन उसके सीड्स की तरह, जैसे वाटरमेलन के सीड्स हैं, ऐसे रैंडमली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके नेट चार्ज जीरो कर लेते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, बराबर बराबर। समझ आया? ये वाला मॉडल उन्होंने प्रपोज किया और ये कैसा दिखता है? वाटरमेलन की तरह। इसलिए इस मॉडल का नाम ही हमने क्या रख दिया? वाटरमेलन मॉडल। क्या नाम रखा इसका? ठीक है। दूसरा, आपको ये केक की तरह भी दिखेगा। जैसे आप लोग केक काटते हो, घर में केक बनाते हैं हम लोग, बनाते हो कभी? आपकी अम्मी जान बनाती है केक? नहीं बनाती? नहीं बनाती? बनाती ही नहीं बनाती? घर में बनाते हो कि मार्केट वाला लाते हो? वो ऐसे ही टाइम पास वाला। घर में बना के देखो। घर में जब केक बनाते हैं तो उसमें हम लोग काजू भी डाल देते हैं, किशमिश भी डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, है ना। तो ये घर में बना हुआ केक है, इसमें हमने किशमिश डाल रखा है। ये रहा केक और ये जो आपको दिख रहा है ये है किशमिश, ठीक है, समझे? इसलिए इसको केक रेजिन मॉडल भी बोलते हैं, केक रेजिन मॉडल। समझ आया? या ब्रिटिश में, वहाँ ब्रिटिशर्स लोग एक डिश बनाते थे जिसको बोलते थे प्लम पुडिंग। क्या बोलते थे? डिश। वही केक की तरह होता है डिश, वो भी ऐसे समझिए सूजी का हलवा। समझ आया? दिख रहा है? ये सूजी का हलवा है और बीच बीच में क्या है? रेजिन। रेजिन किसको बोलते हैं? किशमिश। समझ में आया? पानी आया मुंह में? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया, ये आ गया इसके, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स लोग एक डिश बहुत उस समय प्रिफर करते थे, बनाते थे, पॉपुलर था। उस डिश का नाम था प्लम पुडिंग। और ये वैसे ही तो दिख रहा है, ये पुडिंग है तो ये प्लम बीच में, रेजिन। समझ आ रहा है? तो इसलिए इस मॉडल का दूसरा नाम क्या पड़ गया? प्लम पुडिंग मॉडल। समझे? बोलिए। या केक रेजिन मॉडल भी इसको बोल देते हैं। रेजिन किसको बोलते हैं? किशमिश को, ठीक है। तो वैसे ही तो दिख रहा है ना। तो ये दुनिया भर के टाइम पास नाम है इसके, लेकिन ये मॉडल सबसे बेकार, घटिया मॉडल था, ठीक है। हाँ, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम तो ये एक्सप्लेन करता था कि टोटल प्लस माइनस बराबर हैं चार्ज, तो नेट चार्ज कितना हो गया एटम का? 0। तो एटम तो न्यूट्रल है, ये एक्सप्लेन करता था और बस यही भर एक्सप्लेन करता था, बाकी कुछ एक्सप्लेन नहीं करता था, ठीक है। आगे चल के जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए उसमें से किसी भी सवाल का जवाब ये नहीं दे पाया, ये मॉडल सब सवाल में फेल हो गया, ठीक है। ये बड़ी हड़बड़ी में बनाया गया था नाम दर्ज कराने के लिए, क्योंकि गोल्ड मेडल तो लेना ही था, है ना, नोबेल प्राइज लेना था। इसलिए इन्होंने मॉडल प्रपोज किया, लेकिन ये मॉडल चला नहीं, आगे चल के फेल हो गया। रदरफोर्ड ने इसके बाद एक्सपेरिमेंट किए 1911 में आके। ये कब हुआ है? 1898 में। उसके बाद 11, 12, 13 साल के बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो उसमें जितने क्वेश्चंस अराइज हुए वो इसका जवाब ये नहीं दे पाता। अब वो कौन कौन से सवाल हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। जब हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे तो मैं आपको कंपेयर करवाऊंगा कि देखो वहाँ ये नहीं हो सकता था, ठीक है। इसमें देखो पूरा मास कहाँ बिखरा हुआ है? पूरी बॉडी में बिखरा हुआ है। ये वाटरमेलन है। अब एक बात बताओ, अगर मैं अल्फा पार्टिकल भेजूं इससे टक्कर करवाने के लिए, ये एक एटम है ना, ऐसे एक मटेरियल के अंदर लाखों करोड़ों एटम होंगे, ये एक एटम इतना बड़ा आपको दिखा रहा हूं मैं। अगर मैं सोचो अल्फा पार्टिकल भेजता हूं, अल्फा पार्टिकल बोलने से समझ में आ रहा है क्या चीज? क्या? हीलियम का न्यूक्लियस भारी रहता है, 4 AMU उसका मास है और 2 ठो पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं अल्फा पार्टिकल को बड़ी तेजी से भेजूं कि जाओ भैया हिट करो, तो जब वो इस एक एटम के पास आएगा हिट करने, सपोज यहाँ पे आ गया हिट करने, यहाँ पे आ गया हिट करने, यहाँ पे आ गया हिट करने, तो सोचिए क्या होगा? पूरा मास बिखरा पड़ा है, पूरा का पूरा मास। तो अगर यहाँ मास होगा, यानी पार्टिकल, मास है मतलब पार्टिकल है। जैसे वाटरमेलन के अंदर जो लाल हिस्सा रहता है उसमें पूरा मास ही तो भरा है ना, कुछ है वहाँ, पार्टिकल है। तो कोई चीज जब उससे टकराएगी तो वापस आ जाएगी कि आगे चली जाएगी? अगर वहाँ मास होगा तो बोलिए क्या होगा? बोलिए बोलिए। अगर मैं आपको एक कंचा दूं और बोलूं वाटरमेलन को मारो ऐसे, तो वाटरमेलन आया, कंचा आप वैसे ही इमेजिन करो ना इसको, हीलियम न्यूक्लियस को,
अल्फा पार्टिकल को कंचे की तरह। ये ऐसे आया, टकराएगा तो क्या चला जाएगा कि वापस आ जाएगा? क्योंकि पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास से जब टकराएगा, मास यानी पार्टिकल, मटेरियल, मटेरियल से जब ये टकराएगा तो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसा होना चाहिए, इसको वापस आ जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया और अल्फा पार्टिकल भेजे तो उसने देखा कि वापस नहीं आता, सीधे चला जाता है। ऑलमोस्ट 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब है ये मास यहां नहीं होगा, मास होगा तो टकरा के वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस आता नहीं, सीधे चला जाता है। इसका मतलब ये पूरा खोखला रहता है, कुछ नहीं है अंदर। समझ आया? तो पहला तो ये यहीं फेल हो जाएगा पहले ही सवाल में, क्योंकि आप तो बोलते हो कि मास तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो हम जब अल्फा पार्टिकल भेजेंगे तो उसको टकरा के वापस आ जाना चाहिए। समझ रहे? लेकिन अल्फा पार्टिकल वापस नहीं आता, इसको पेनिट्रेट करके निकल जाता है और 99% अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं पार करके। मतलब ये पूरा इलाका कैसा रहता है? खाली। तभी ना सीधे सीधे चले जाएंगे बिना कोई डेविएशन, बिना कोई लफड़े के। नहीं तो कोई रोकने वाला होगा तो वो रुकेगा, वापस आ जाएगा बाउंस होके। समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ये पहले ही सवाल में यहाँ अटक जाने वाला है, इसलिए ये मॉडल उतना बढ़िया नहीं है। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। ये नोट कर लें आप, ये नोट कर लें आप थोड़ी सी इसकी थ्योरी। ठीक, ये नोट करें थोड़ी सी थ्योरी इसकी। ठीक है, एन एटम इज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये एटम क्या होता है? पूरा एटम एक स्फीयर किसका बना? पॉजिटिव चार्ज का बना, यानी मास पूरा इसके स्फीयर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे वॉल्यूम में। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ताकि एटम क्या रहे? न्यूट्रल। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड रहते हैं, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका ओवरऑल नेट चार्ज कितना रहे? 0 रहे। दिस मॉडल वॉज कंपेयर्ड विथ वाटरमेलन in which seeds are embedded, or with a cake or plum pudding, a British dish in which रेक्सीन are embedded। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पहले ही। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस देख लीजिए। पहला तो इसमें यही डाउट आता है रदरफोर्ड का, कि रदरफोर्ड का अभी हम लोग जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि मैं अल्फा पार्टिकल अगर भेजूँ तो इसको इस मॉडल के हिसाब से टकरा के वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि पूरा मास ही मास है यहाँ, है ना। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पूरे अल्फा पार्टिकल 99% सीधे चले जाते हैं बिना किसी से टकराए। सीधे आ रहे हैं, सीधे चले गए, मतलब रास्ते में कुछ भी नहीं आया ना, खाली होगा। तो ये तो खाली नहीं बताते, ये तो बोलता पूरा भरा रहता है वाटरमेलन की तरह। इसलिए ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का जवाब नहीं दे पाता। तो इस मॉडल के बेसिस पर हम रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो एक्सप्लेन नहीं होता। समझ रहे? इसका मतलब है इस मॉडल में कुछ खामियां हैं। समझ गए? दूसरा बड़ा मेजर क्वेश्चन ये है कि देखो भाई, अगर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है तो अलग अलग जगह उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे रह सकता है? जब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 0। समझे कि नहीं? ये पूरा का पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव है। ऐसा नहीं बोल रहे कि बाहर बाहर पॉजिटिव है, नहीं, पूरे स्फीयर के अंदर जितनी भी जगह दिख रही है पॉजिटिव चार्ज है। और उसी पॉजिटिव चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन भी रखा है। ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? मास है कि नहीं? यहाँ वाटरमेलन का है, इसी में सीड रखा हुआ है, बीज उसका, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इसी पॉजिटिव में अगर यही नेगेटिव आ जाए तो प्लस माइनस एक ही जगह आएगा, खत्म नहीं हो जाएंगे न्यूट्रलाइज होके? प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो फिर अगर ये पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसी स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज कैसे खड़ा रह सकता है? प्लस और माइनस क्या हो जाने चाहिए? डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाने चाहिए उसको। तो ये भी चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या चीज? अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विद इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। समझ में आ रहा है क्वेश्चन मेरा? तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि भाई पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन जिंदा कैसे रहेगा? उसको तो तुरंत मर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। आगे चल के हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हम हाइड्रोजन से अलग अलग कलर की लाइट निकालते हैं। पूरी एक स्पेक्ट्रम बनती है लाइट की। कुछ लाइट हमको दिखती है, विजिबल लाइट 7 कलर की, और बाकी हमको नहीं दिखती। जैसे रिमोट से निकलने वाली लाइट हमको नहीं दिखती, मोबाइल में आने वाली लाइट हमको नहीं दिखती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पूरा स्पेक्ट्रम बनता है हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन के एटम से जो लाइट निकलती है, स्पेक्ट्रम बनता है, वो इस मॉडल के बेसिस पे आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तब एक्सप्लेन होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर के। मैंने आपको बताया फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होकर एनर्जी लेके एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो ये एक्साइटेड स्टेट होता है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला गया जंप करके, और वहां से जब ये वापस आता है तो एनर्जी बाहर छोड़ता है, रेडिएट करता है। वही एनर्जी हमको लाइट बन के दिखती है।
तो हाइड्रोजन से हमको बहुत तरह का लाइट मिलता है, बहुत तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता, लेकिन वो एनर्जी क्यों निकलती है, स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, कलर क्यों दिखते हैं, ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्बिट नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा जाएगा, इसमें आने जाने का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, जैसे बीज पड़े रहते हैं, एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, और जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं ऊपर से नीचे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तब तक स्पेक्ट्रम बनेगा नहीं, लाइट निकलेगी नहीं। समझ आ रहा? तो ये चीज भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह पर खड़े रहते हैं। ठीक बात समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आगे आपको समझ में आएगा, ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसकी लिमिटेशन समझ में आ गई। बस ये टाइम पास के चक्कर में बन गया था, और आपको पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि पहला मॉडल था, और ऐसे आदमी का था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में। समझ गए? ठीक है, हाँ, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, नोबेल प्राइज विनर 1906 में। हाँ, लेकिन इस मॉडल के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला था, नहीं तो वो वापस छीन लेते। इस मॉडल के लिए अगर नोबेल प्राइज देते तो क्या करते, बाद में उनके मरने के बाद, देहांत के बाद उठा लाते उनके घर से कि भैया आप योग्य नहीं हो क्योंकि आपने गलत मॉडल दिया है। नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया? गैस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उस पर उन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए उनको दिया गया था। हो गया ये? तो ये आप नोट कर लें। इसके जस्ट बाद हम लोग रदरफोर्ड्स का मॉडल पढ़ेंगे, उसमें बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधारी गई और उसमें भी कुछ खामियां थी, उसकी बात बाद में करेंगे। ये नोट कर लें आप।